बेसिक था। अब पढ़ते हैं ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे। क्वेश्चन आपके सिग्नलिंग पाथवे से भी आते हैं कि कैसे हमारा ऑक्सिन काम करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स बेसिक उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा, जब डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। अ यूनिक E3 लाइगेज सब यूनिट इज एन ऑक्सिन रिसेप्टर। इसका मतलब हमारे पास एक यूनिक E3 लाइगेज सब यूनिट होता है जो क्या है, ऑक्सिन का रिसेप्टर है, यानी ऑक्सिन को एक्सेप्ट करेगा। एंड प्रिंसिपल ऑक्सिन रिसेप्टर इज एफ बॉक्स। यहाँ पर जो नाम है थोड़े अजीब दिए गए हैं, लेकिन जो नाम है वही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो रिसेप्टर है उसका नाम एफ बॉक्स दिया हुआ है। अब ये एफ बॉक्स होता क्या चीज है, ये एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है TIR या AFB प्रोटीन फैमिली का। ठीक है, इनके सारे नाम को भी पढ़ेंगे आगे में। तो एफ बॉक्स में 50 एमिनो एसिड का एक लंबा स्ट्रेच होता है, यानी चेन होती है एमिनो एसिड की। और क्योंकि ये लंबा स्ट्रेच है 50 एमिनो एसिड का, तो ये एक साइट होता है प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन का। देखो जब तक एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल के न्यूक्लियस में कोई भी हार्मोन या कोई भी कंपाउंड अटैच नहीं हो सकता। और जब तक वो अटैच नहीं होगा तब तक वो DNA RNA को गाइड नहीं कर सकता कोई भी काम करने के लिए। तो इस कंडीशन में ये हमारा प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का साइड होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा DNA है, अभी DNA के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन अटैच होते हैं, तो ये जाके उस प्रोटीन के साथ में अटैच होके बोलेगा भैया ऐसा है, मैं सिग्नल लेके आया हूँ और प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करना है। तो वो प्रोटीन बोलेगा ठीक है परमिटेड। तो वो पूछेगा कहाँ कहाँ पर जाके हमको अटैच होना है, तो वो गाइड करेगा भैया देखो यहाँ यहाँ पर सीक्वेंस है, यहाँ अटैच हो गए तब आपके सही वाले RNA बनेंगे, और इसी RNA से आपके ग्रोथ प्रमोटिंग जो प्रोटीन्स हैं वो बनेंगे, तब प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये जो एफ बॉक्स है इसको SCF के नाम से बोला जाता है, जो हमारा E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। देखो किसी भी कंपाउंड पे हम अगर बोल रहे हैं E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, इसका मतलब वो कंपाउंड पे जुड़ेगा और जुड़ने के बाद में उसमें ठीक है पॉली यूबिक्विटिन की चेन को ऐड करता है। और ये जो पॉली यूबिक्विटिन होता है इसका काम क्या है, प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देना, रिसाइकल कर देना। मतलब एक चेन है उसको सिंगल सिंगल एमिनो एसिड के फॉर्म में तोड़ देना। तो ये जो SCF है इसमें तीन चीजें मिलके होती हैं, SKP1, दूसरा है एफ बॉक्स और तीसरा है क्यूलिन के नाम का। ठीक है, ठीक। अब देखो ये हमारा डायग्राम है, हमको समझना है कैसे होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास में मान लेते हैं ठीक है कि हमारे पास ये ऑक्सिन है, और ऑक्सिन के साथ में ठीक है ये हमारा रिसेप्टर है। तो ये हमने पढ़ा था कि भैया हमारा जो रिसेप्टर होता है वो SCF-TIR1 यूबिक्विटिन कॉम्प्लेक्स होता है। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद देखो यहाँ पर ये DNA है, DNA में एलिमेंट होता है ऑक्स आर ई। ऑक्स आर ई का मतलब होता है ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट। DNA का वो भाग जहां पर ऑक्सिन हार्मोन आकर जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद वो ऐसे RNA को बनाएगा जो ऑक्सिन हार्मोन से होने वाली ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो DNA है, DNA के साथ में एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, उसका नाम है ARF। अब ये जो ARF है ये क्या करता है, चीजों को बढ़ाने काम करेगा, लेकिन इसके साथ में एक प्रोटीन और जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, ऑक्स IAA। और ये हमारा इनहिबिटर है। ARF का मतलब होता है ऑक्सिन रेस्पॉन्स फैक्टर। यानी ये जो ARF है इसके साथ में अगर ऑक्सिन अटैच हो गया, या किसी तरीके से हमने ऑक्स IAA जो पाथवे को ब्लॉक करने का काम करता है इसको हटा दिया, तो हमारा ARF क्या हो जाएगा, फ्री। और जब ARF फ्री हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ऑक्स RE एलिमेंट अपना क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। और जब प्रोटीन बनाएगा तो जो ग्रोथ हम देखते हैं हार्मोन के आने से वो हमको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो पहला हुआ ये चीज। ठीक, अब देखते हैं बी डायग्राम। तो हमने माना कि पहले ऑक्सिन आया, उसने अपने रिसेप्टर SCF-TIR1 जिसमें कि आपके अलग अलग प्रोटीन जुड़े हुए हैं ये आया, उसने एक्सेप्ट किया। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया एक्टिव। अभी तक ये कॉम्प्लेक्स क्या था, SCF इनएक्टिव था। अब ये SCF-IAA ऑक्सिन का कॉम्प्लेक्स जो एक्टिव फॉर्म में है चला गया किसके पास, ऑक्स IAA के पास में। और ये ऑक्स IAA को हटा दिया गया। देखो ये है इसमें पॉलीयूबिक्विटिन की चेन। इस तरीके से ये सिग्नल मॉलिक्यूल होता है पॉलीयूबिक्विटिन। किसी प्रोटीन पे अगर किसी भी तरीके से पॉलीयूबिक्विटिन को ऐड कर दिया गया तो ये क्या करेगा, उसको प्रोटियासोम में ले जाएगा। और जब ये प्रोटियासोम में ले जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन को सिंगल सिंगल एमिनो एसिड के फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा, ताकि जब दोबारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो तो हम इसकी रिसाइकलिंग कर सकें। तो हमारा जो इनहिबिटर था कौन सा, ऑक्स IAA, ये तो हट गया। और जब ये हट गया तो हमारा ARF क्या हो गया, फ्री। तो जब ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर हमारा फ्री हो गया तो हमारा जो
एलिमेंट था डीएनए का ऑक्स आर ई यानी ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट, वो एक्टिव हो गया। और जब वो एक्टिव हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और आपके जितने भी प्रोटीन्स के आरएनए जो चाहिए आपको धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि इसी सीक्वेंस से हम मल्टीपल टाइम आरएनए को बनाएं, मल्टीपल टाइम प्रोटीन बनाएं और प्लांट की ग्रोथ भी होती जाए, तो यहाँ पर आप एआरएफ को डबल कर सकते हैं। जब डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन भी डबल हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस भी डबल हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ये देखो एचसीएफ कैटलाइज एटीपी डिपेंडेंट कोवलेंट एडिशन ऑफ यूबिक्विटिन टू टारगेट प्रोटीन फॉर डिग्रेडेशन। ठीक है, यानी किसी प्रोटीन पर क्या करेगा ये देखो डायग्राम में वापस दिखाता हूँ। ये जो हमारा एचसीएफ है, इसका काम होता है किसी भी टारगेट प्रोटीन पे पॉलीयूबिक्विटिन को ऐड कर देना। डायग्राम नंबर बी में दिखा रहा होगा। अब जैसे ही किसी डायग्राम पर या किसी प्रोटीन पर हमने पॉलीयूबिक्विटिन ऐड कर दिया, जो कि एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, प्रोटियोसोम में डिग्रेड करने के लिए, ताकि उस प्रोटीन को सिंगल सिंगल फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जा सके। ठीक है, एफ बॉक्स बाइंड टू सबस्ट्रेट फॉर यूबिक्विटिन मिड प्रोटियोलाइसिस, ये हमको पता ही है। एफ बॉक्स हैव एडिशनल मोटिव दैट प्रमोट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ये भी हमने देख लिया। अब ये इंटरेक्शन क्यों बढ़ाता है, देखो ल्यूसिन, हमारे पास अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी प्रोटीन है जो दूसरे प्रोटीन से इंटरेक्ट करेंगे तो वहां पर एक इंटरेक्शन काम करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हमारा जो ल्यूसिन होता है ये हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड है, और हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से ये अपने आसपास पानी को नहीं आने देगा। तो ऐसे प्रोटीन जिनका नेचर हाइड्रोफोबिक है, वो इस प्रोटीन से यानी एफ बॉक्स से आसानी से इंटरेक्ट करेंगे और फंक्शन करने में हेल्प करेंगे। इसलिए लिखा है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का साइट। इन म्यूटेड एनालिसिस ऑफ एफ बॉक्स TIR, ठीक है, इसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेस्पॉन्सेस इज इसेंशियल फॉर ऑक्सीजन डिपेंडेंट हाइपोकॉटिक इलोंगेशन एंड लेटरल रूट्स फॉर्मेशन। यानी बोला है कि म्यूटेंट प्लांट अगर हमने मान लो TIR1 एफ बॉक्स को हमने म्यूटेंट कर दिया, तो म्यूटेंट करने के बाद में हमारे पास जो हाइपोकॉटिल का इलोंगेशन होना है, पहली लीफ जो इलोंगेट होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, साथ में साइड की ब्रांचिंग जो है, जो एक्स्ट्रा रूट्स बननी है, वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। ठीक है, एरेबिडोप्सिस होमोलॉग ऑफ SKP1 इज ASK1। देखो प्रोटीन दोनों सेम है, लेकिन अलग अलग प्लांट में डिस्कवरी करने के कारण नाम को अलग दे दिया गया है। हर एक साइंटिस्ट भले काम रिपीट करे, बट क्या होता है वो उसमें कुछ नया नाम देने के लिए नाम को चेंज कर देता है। तो हमारा जो एरेबिडोप्सिस है, यहाँ पर SKP1 प्रोटीन जो है उसका नाम क्या है, ASK1 है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये देखो पढ़ रहे थे अपन जो ऑक्सिन इंड्यूस जीन्स आर नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय ऑक्स IAA प्रोटीन। तो हमने देखा कि हमारे पास जो ऑक्स IA है वो दो टाइप से काम करता है। कैसे, एक तरफ था हमारा ARF, डीएनए के साथ अटैच था, और ARF के ऊपर क्या था, ऑक्स IAA। ठीक है, तो जो ARF था ये हमारा क्या है, प्राइमरी रेगुलेटर है। ये डीएनए को इंड्यूस करने का काम करेगा कि भैया आपका जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको हमको बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में दूसरा जो TIR1 है वो क्या करेगा, उसको रोकने का काम करता है। अब जो ARF है, यहाँ पर शॉर्ट लिव न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, और TG TC TC एट ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट, यानी यहाँ पर देखोगे तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलेगा जहाँ पर आपका जो ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट है वहाँ पर प्रोटीन्स RNA पॉलीमरेज वगैरह बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है ऑक्स IAA। ये क्या है, सेकेंडरी रेगुलेटर है, जो प्राइमरी रेगुलेटर को भी रेगुलेट करने का काम करेगा। अब ये बाइंड किससे करेगा, तो ये बाइंड करता है ARF के साथ में। ठीक है, और इनडायरेक्टली डीएनए के जो फंक्शंस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे, अगर ऑक्स IA बाइंडेड है ARF के साथ में, जो हमने डायग्राम में देखा था पहले वाले में, ठीक है, तो क्या करेगा, रोकने का काम करेगा किसको, ARF को। अब ARF बाइंड किसके साथ में था, डीएनए के साथ में। तो जब डीएनए से बाइंड कर लिया है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ARF काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इनहिबिटर प्रेजेंट है। अब जैसे ही हमने डायग्राम में क्या किया था कि SCF एक्टिव था, उसको चिपका दिया था के साथ में ऑक्स IAA के साथ में। तो जो हमारा ऑक्स IA है इसके साथ में क्या लग गया था, पॉलीब्यूटिन, जो पहले डायग्राम में शो किया। पॉलीब्यूटिन लगने की वजह से इस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया गया। अब हमारा ARF फ्री, और ARF फ्री तो अब वो काम कर सकता है। ये होता है प्रोटियासोम। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से कोई प्रोटीन होती है,
उसको एटीपी के प्रेजेंस में इस तरीके से पॉलीयूबिक्यूटिन को ऐड करते हैं, और जब चेन में लग गया पॉलीयूबिक्यूटिन, ये सिग्नल होता है कि इसको प्रोटियासोम में ले जाएं और देखो सिंगल सिंगल फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में तोड़ दें। ठीक है, ये देखो डायग्राम ये था कि पहला आपका ये है ल्यूसिन रिच रिपीट्स, अब ये आई ए आया और ये है आपका एस प्रोटीन जो इसको एक्सेप्ट करता है। अब जब एक्सेप्ट किया तो देखो यहाँ पर पॉलीब्यूटेन आ गया, और ये सारा कॉम्प्लेक्स मिलके ऑक्स आई पे क्या ऐड किया, पॉलीब्यूटेन को ऐड कर दिया। ठीक है, अब दो टाइप के जीन्स यहाँ पर काम करते हैं, अर्ली इंड्यूस जीन और लेट इंड्यूस जीन। अर्ली जीन्स किसको बोलेंगे, जो इनसेंसिटिव है, ठीक है, कोई भी इनहिबिटर के लिए। क्योंकि समस्या क्या है कि अगर हम मान लो प्राइमरी जीन्स को ही ब्लॉक कर दें, तो प्राइमरी जीन्स के एक्टिवेशन से सेकेंडरी जीन्स बनते हैं, उनका भी सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए नेचर ने इस सिस्टम ऐसा बनाया है कि प्राइमरी जीन्स हमेशा एक्टिवेट होंगे जब उनकी जरूरत होगी। तो अब अर्ली जीन्स क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बना सकता है जो दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रेगुलेट करने का काम करे। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डेवलप कर सकता है प्रोटीन्स के फॉर्म में जो सेल टू सेल सिग्नलिंग में हेल्प करे, या फिर स्ट्रेस का प्रोटीन भी बना सकता है। तो स्ट्रेस के मैनेजमेंट में ऑक्सिन जो होता है ग्लूटाथायोन जीएसएच हार्मोन के प्रेजेंस में क्या बनाता है, इथाइलिन, और इथाइल क्या करता है, स्ट्रेस या वुंड के रिस्पॉन्स में काम करता है, यानी कि लेट वाले जो जीन है उसमें फंक्शन करता है। तो लेट वाले जीन जो उनका नाम क्या है, ऑक्स आई ए, और अब तक एब्डोसिस के प्लांट में 29 टाइप के जीन्स को देखा जा चुका है। एआरएफ और ऑक्सआईए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर देखो एआरएफ ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेटर है तो हमारा जो ऑक्सआईए है वो इनहिबिटर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एआरएफ ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है और वहीं पर जो आपका ऑक्सआईए ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा। यानी 100% सारे प्लांट्स में एआरएफ एक्टिवेट करेगा हम नहीं कह सकते, और 100% सारे प्लांट ऑक्सआईए सभी प्लांट्स में पाथवे को ब्लॉक करेंगे हम ये भी नहीं कह सकते। कुछ में एआरएफ एक्टिवेटर है, कुछ में ऑक्स आई एक्टिवेटर है। ठीक है, ये डायग्राम जो बता रहा था कि पहले आई आया, ये बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद में ये पूरा कॉम्प्लेक्स बाइंड हुआ एआरएफ के साथ में, ठीक है, जो ब्लॉक करके रखा था। अब यहाँ पर देखो डायग्राम नंबर सेकंड पर, ये ऑक्स ए से बाइंड हुआ, पॉलीब्यूटेन ऐड किया गया किस पे, ऑक्स आई पे। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स हटके चला गया कहाँ पर, प्रोटियासोम में। अब फ्री कौन हो गया, एआरएफ। एआरएफ फ्री होने के बाद में क्या बना, ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट से ट्रांसक्रिप्शन हुआ और जो प्रोटीन बनना था वो बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। पूरा थ्योरी को पढ़ के इस डायग्राम को लास्ट में जब देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाता है वो चीज़ क्या है।